उठती है जा बजा से शामों के आस्तां से, अहबाब के ज़हन से यादें फिराक के, यादें फिराक की, बातें फिराक की। नमस्कार साथियों, आपका फिर से स्वागत है। आज हमारे बीच जो चेहरा है, हालांकि इससे पहले भी जो चेहरे थे वो अपने आप में चिरपरिचित और चर्चित चेहरे थे, लेकिन आज जो चेहरा है वो मल्टी डायमेंशनल है। यानी उनकी जो प्रतिभा है वो एक डायमेंशन में नहीं गई है। निराला जब कविताएं लिखते हैं तो मल्टी डायमेंशनल चले जाते हैं, उसी तरह से तो हमारे साथ जो चेहरा है उनकी पैदाइश आगरे की है अगरचे, लेकिन उनका रहन सहन इलाहाबादी है। वो जहन से भी और तरबियत से हर तरह से इलाहाबादी हैं। चित्रकार हैं, पत्रकार हैं, फिलोसफर कह लीजिए, अध्ययन देख लीजिए, और फिराक साहब उस फहरिस्त का भी हिस्सा हैं। उस फहरिस्त का एक फ़र्द हैं जो फिराक साहब के साथ उठी बैठी है, उनसे बातें की है। तो हमारे साथ आज अच्छा, मैं ये भी एक अच्छी बात बता दूं कि जो चेहरा हमारे साथ है या जो व्यक्तित्व हमारे साथ है, सबसे ज़्यादा फिराक का अगर कोई चित्र निकाला है तो इन्होंने ही निकाला है। लगभग मुझे सुनने में मिला है, सर ने शायद मुझे फ़ोन में बताया कि 70 चित्र इन्होंने, 70 फोटो फिराक साहब के सर ने खींचे, और सर का नाम है अजामिल जी। और हमारी ये खुशकिस्मती है कि सर आज हमारे साथ हैं। सर प्रणाम। इसकी शुरुआत करते हुए हम यही पूछेंगे सबसे पहले कि फिराक साहब से आपका परिचय कब और कैसे हुआ? हाँ, ये बात तो बहुत सही है। हम जब इविंग कृष्ण कॉलेज से बीए कर रहे थे तो उस ज़माने में ये था कि हमें अपने बीए का वाइवा देने के लिए यूनिवर्सिटी जाना पड़ता था, और यूनिवर्सिटी के जो एक्सपर्ट्स होते थे वो वाइवा लेते थे। तो जब मुझे पता चला कि मैं जिस जगह पर अपना वाइवा बीए का देने जा रहा हूँ वहाँ पर एशिया के सबसे बड़े शायर फिराक साहब बैठने वाले हैं, और फिराक साहब अंग्रेजी के क्या कहने, उनकी विद्वत्ता को कोई उंगली नहीं उठा सकता उनकी तरफ, वो बैठने वाले हैं, वो एक्सटर्नल हैं हमारे। उनके बारे में कहा जाता है कि फिराक साहब का वाइवा जिस तरह फेस कर लिया वो भी खास होता है जी, क्योंकि फिराक साहब अपने वाइवा में आपको इस बात की गारंटी देते हैं कि वो आपको फेल करेंगे। अच्छा। और आपको इस बात का हौसला देते हैं कि वो आपको कभी फेल नहीं करेंगे। मगर फिराक साहब ये जरूर चाहते थे कि उनके सामने बैठा हुआ जो छात्र है वो उनसे साफ बात कहे, सच बात कहे। जी जी। तो जो लोग उनके सामने गए और उनसे उन्होंने पूछा कि क्यों भाई, कुछ पढ़ करके आए हो, कुछ पढ़ा है? तो अगर किसी ने कह दिया कि जी सर तैयारी की है, थोड़ी बहुत पढ़ा है मैंने, जी, तो उससे उन्होंने अंग्रेजी के जो मशहूर कवि थे उनके बारे में ऐसे ऐसे सवाल किए कि उसको पसीना आ गया, और वो एक सवाल का भी जवाब नहीं दे पाया। जी। जब फिराक साहब ने उसे ऐसे छात्र को घबराते हुए देखा तो हमेशा उससे कहा कि जाओ मियाँ, जाओ पढ़ा करो, अंग्रेजी ली है तुमने, तुम्हारा पढ़ना बहुत जरूरी था, तुमने नहीं पढ़ा है, जाओ हम तुम्हें पास कर देंगे। जी। सच बोला उसने, इसलिए फिराक साहब उसको थोड़ा बहुत नंबर नहीं देते थे, 100 में से 70-80 नंबर उसको मिलता था, क्योंकि उसने एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया। फिराक साहब जो अक्सर एक्सटर्नल होते थे, और जो बाहर से एक आध और आते थे, अगर उन्होंने कोई सवाल पूछा उस छात्र से जी, और वो सवाल
उस लड़के के योग्य न हुआ तो फिराक साहब इतने मुंह फट थे कि पलटकर फौरन कहते थे कि मियाँ इस सवाल का जवाब तो आप ही हमको दीजिए, वो बच्चा क्या देगा। जी जी, क्या बात है। तो ये उनकी खूबी थी। मैं उनके साथ सामने बैठा जा करके, अब मैं आपको सच बता रहा हूँ कि नीचे से ऊपर तक मैं कांप रहा था कि फिराक साहब कुछ भी पूछ सकते हैं। फिराक साहब ने मुझसे पूछा भी जी कि आप पढ़ के आए हैं, व्यास जी आप पढ़ कर आए हैं? जी तो मैंने बड़ी ईमानदारी से कहा कि नहीं, मैंने पढ़ा नहीं है। जी जिस ईमानदारी से पढ़ना चाहिए था मैंने उसी ईमानदारी से नहीं पढ़ा है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है आप तशरीफ ले जाइए, कोई बात नहीं। जी मैं उठा तशरीफ के मैं चला गया आप लोग। एंड यू विल नॉट बिलीव कि हमें फिराक साहब ने 80 नंबर दिए थे क्या बात, वाइवा पे। क्या बात। कह भाई मुझे ईमानदार लोग बहुत पसंद है। और लोग बाहर जो उनके साथ लोग बैठे थे उन्होंने पूछा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, नंबर क्यों लुटा रहे हैं आप? जी बोले भाई ये ईमानदारी से कह रहा है। और देखिए कविता किसी भी भाषा की हो, जब इंसान का दिल कहता है तभी वो कविता पढ़ता है। क्या बात है। आत्मा की आवाज सब लोग नहीं सुन पाते। आत्मा की आवाज सुनने के लिए आपकी आत्मा को शामिल होना पड़ता है। आपके मन के कहने से आप किसी को कविता नहीं पढ़वा सकते, किसी को शायरी नहीं पढ़वा सकते दुनिया की। जी इसलिए शायरी पढ़ने का तो एक मूड है, अंदर से वो चीज निकलती है कि मुझे पढ़ना है, फौरन फला फला शायरों को पढ़ना है, फला किताबों को पढ़ना है, तब आप पढ़ते हैं। अगर वो छात्र कह रहा है तो भाई आपने उसके कोर्स में जो है लगा दिया है इतने इतने शायरों को, इतने चीजों को, उसका मन नहीं है पढ़ने का, आप जबरदस्ती उसे कविता थोड़ी पढ़ा सकते हैं। इसीलिए मैं सबको पास कर देता हूं ताकि वो अपनी जिंदगी में फेल ना हो। जी बाकी तो ठीक है, कविता वो पढ़ लेंगे जब उनका मन होगा। ये थे फिराक साहब का सोच, जी इतने ऊपर जाकर के वो सोचते थे। तो ये मेरी उनसे पहली मुलाकात थी। हालांकि उससे पहले मैंने उन्हें कई महफिलों में उबलते हुए देखा था, उबलते हुए देखा था। मतलब वो किसी भी तरह की बदतमीजी फेस नहीं कर सकते थे। आप तमीज से बात कीजिए, तमीज मत छोड़िए। फिराक साहब भी कभी तमीज नहीं छोड़ते थे। उनके बाबत न जाने कितनी बातें कही गई कि वो ऐसे हैं, वो ऐसे हैं, वो लड़ते हैं, हिंदी के विरोधी है, ऐसा है वैसा है। आप यकीन मानिए कि मैं उनके साथ 2 महीने लगातार अपने मित्रों के साथ हर दोपहर बैठा हूं और मुझे कभी नहीं लगा कि फिराक साहब कहीं से बदतमीज हैं या कोई ऐसी बात करते हैं जी जिसके प्रति वो जवाबदेह के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने जो कुछ भी कहा हमेशा पूरी तैयारी के साथ कहा, जी है ना। नाराज हो जाते थे, उन्हें जो है गलत बात बर्दाश्त नहीं होती थी, जरा भी बर्दाश्त नहीं होती थी। जी जी और इसका बेहतरीन आपको हम उदाहरण आपको देते हैं कि फिराक साहब को इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ने नोटिस दिया जी और कहा कि आप मकान खाली कर दीजिए, अब आप रिटायर हो गए। जी रोज कोई ना कोई आकर खड़ा हो जाता था कि आप मकान कब खाली कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी का ये कैंपस में है, इसको आपको खाली करना है। आप जानते हैं फिराक साहब ने क्या किया? फिराक साहब ने किसी यहाँ के डीएम से नहीं कहा, जी इलाहाबाद के डीएम से उन्होंने शिकायत नहीं की इसकी, न थाने को कहा, सीधे जवाहरलाल जी से बात किया उन्होंने। अरे प्रधानमंत्री जी से बात किया उन्होंने, प्रधानमंत्री को फोन किया जी और कहा कि भाई ये क्या है, तुम्हारे मैं अब मकान ढूंढने निकलूंगा, जी अब मैं किराए का मकान ढूंढने के लिए यहाँ वहां भटकूंगा। सही बात है। फिराक साहब हाँ भाई कुछ ऐसा कर दो कि मेरी जिंदगी यहीं कट जाए। जी 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 ये तो है। जी जवाहरलाल जी ने वहां से डीएम को फोन किया जी कि इस बात का ख्याल रखा जाए कि फिराक साहब के उस मकान पर मकान के बाबत बातचीत करने के लिए कोई नहीं जाएगा, कभी नहीं जाएगा। और ये बात भी ध्यान रखिएगा कि वो जब तक जिंदा है तब तक वो उसी मकान में रहेंगे जी, वहां से उनको क्या आप बात है। बेदखल नहीं करेंगे। तो ये उनका इतनी बड़ी अजमत थी फिराक साहब। हाँ इतना बड़ा शायर। ये मिजाज था उनका। जी जी और उन्होंने जवाहरलाल जी से कहा कि तुम्हारे रहते हुए अगर मुझको तकलीफ होती है सही बात है सर। तो भाई ये तो तुम्हारे लिए शर्म की बात है, मेरे लिए तो नहीं है, मैं मकान ढूंढ लूंगा।
आजकल विधायक विधायक का दोस्त होता है तो कितना प्रधानमंत्री दोस्त है तो सीधे। सीधे प्रधानमंत्री से बात किया था। जी डीएम खुद उनके घर गए, जा करके कहा आप आराम से रहिए, आपके यहाँ कोई नहीं आएगा, जी। कोई आपसे बात नहीं कहा। यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर गए उस समय, जाकर के उनसे कहा कि अरे भाई आपको वहां कहने की क्या जरूरत थी। बोले भाई मैं किससे कहता, और कौन किससे? सुनता मेरी, एक वही जवाहरलाल है वो सुनता है, वो सुनको कह दिया मैंने। जी। अच्छा, ये व्यवहारिक रूप से तो कैसे थे, मतलब व्यवहारिक जैसे जाना उठना बैठना, तो व्यवहार उनका कैसा था? आओ बैठो आके, या बैठे हैं तो बैठे रहिए, नहीं या बिल्कुल नहीं, बिल्कुल करना? नहीं। फिराक साहब क्या, हम लोग 2 महीने लगातार गए, जी। और बीच में हम लोगों ने एक आध बार जो है वहां से नहीं गए। तो आप सोच सकते हैं, उन्होंने फोन किया अनीता को, अच्छा अच्छा। अनीता को फोन किया कि अरे भाई तुम लोग कहाँ हो, और मैं देखो तुम लोगों का इंतजार कर रहा हूँ। हम लोग बीए में बीएससी में पढ़ने वाले छात्र, जी जी जी। इतने प्यार दुलार से वो बुलाते थे, क्या बात है। जी जी जी। और बड़े उससे कहते थे तशरीफ रखिए। मुझे अजमामिल कभी नहीं कहा उन्होंने, जी। अजमाली जी कहते थे, अजमाली जी। अच्छा। हाँ, अरे अजमाली जी, वाली जी। हाँ आप कहाँ वहां बैठे हुए हैं, यहाँ तशरीफ लाइए मेरे पास, जी जी मैं आपको देखता रहूं। जी। उनका शेर भी तो है ना, तुम मुखातिब भी करीब भी, हाँ हाँ, बस ऐसे ही। तुमको देखेंगे तो हाँ, बात करें। तो सामने ही बैठा करके बातचीत करते थे। जी जी जी। मेरे हाथ में कैमरा देखते थे तो कहते थे कि मुझे कैमरा दिखाए बिना मेरी फोटो उतारना, अच्छा। अगर मुझे कैमरा दिखाई पड़ेगा तो मैं मना कर दूंगा। एक बार मैं गया उनके यहाँ, मुझे फोटो सेशन करना था उनका। जी सर। मैंने कहा फोटो सेशन करना चाहता हूँ, आप बताइए कैसे होगा। जी। कहन मियाँ आप मेरी फोटो नहीं कर सकते। हमने कहा कि ऐसी क्या बात है। बोले जाइए पहले एक नाई को बुला करके लाइए। मैंने अनीता की तरफ देखा और शशि जी की तरफ देखा, वो भी थी उसमें। तो उन्होंने कहा कि चलो लेके आते हैं नाई को। हम लोग वहीं पर बैंक रोड पर नाई ढूंढने निकले। और नाई वो जो सड़क पर बनाते थे, उन्हीं इसमें से एक आध लोगों को हम लोगों ने कहा कि चलिए जरा सा चलना है, एक जने की दाढ़ी बनाना है, वो बहुत बूढ़े हैं, बुजुर्ग है। तो याद उनके ख्याल में आ गया, उन्होंने कहा कि वो वहां रहते हैं यूनिवर्सिटी के कैंपस पे। जी। बोले जी, हमने कहा कि हाँ वहीं चलना है आपको। कहन भाई वहां हम नहीं जाएंगे। अरे बड़ी गालियां देते हैं वो तो, बड़ी गालियां देते हैं, बड़ी नाराजगी उनकी रहती है, ऐसे बनाइए वैसे बनाइए। तो हमने कहा नहीं भाई तुम नाराज मत हो, आज कुछ नहीं कहेंगे, आप चलो आज दाढ़ी बनाना है हमके, तुम बुलाओ। बमुश्किल तमाम हम उनको फुसला करके, उसको नाई को फुसला के ले आए अपने यहाँ। फिराक साहब की दाढ़ी बनाई गई। ये हम लोगों की खुशकिस्मती थी मेरी कि फिराक साहब ने बड़े खूबसूरत थे, शांत बैठ करके अपनी दाढ़ी बनवाई, गाल पर हाथ फेरा, है ना, कहा हाँ अब ठीक लग रहा हूँ, ठीक लग रहा हूँ, ठीक है आप खींच सकते हो। हाँ अजमाली जी अब आप फोटो उतार सकते हैं। तो हमने कहा कि नहीं आप बात करते रहिए, हम जो है फोटो उतार लेंगे। हमने उनके पीछे उनके सामने एक खिड़की थी, उस खिड़की को खोल दिया, रोशनी हमें मिल गई। उनकी खूबसूरत बात ये थी कि मैंने करीब 10 तस्वीरें तो सिर्फ उनके सिगरेट पीने के अंदाज की उतारी थी। उनके हाथ में सिगरेट फंसी कैसे रहती थी, ये भी एक अपनी अदा थी जी। अब सिगरेट फंसी हुई है, पी नहीं रहे उसको, गुल उसका बढ़ता चला जा रहा है जी। पी नहीं रहे, पिएंगे तो एक बार में आधी सिगरेट गुल जला देंगे। जी जी जी। ये अंदाज था उनका। और बोलते बोलते अगर उन्होंने साइलेंस हो गया तो फ्यू सेकंड्स का साइलेंस होता था, 30 सेकंड 40 सेकंड तक खामोशी से बैठे हुए, क्योंकि उसका जवाब उन्हें बहुत सोच करके देना है। जी जी जी। बहुत सोचे बिना वो नहीं बोलते थे। एकदम जब समझ में आ जाता था कि हाँ इस बात का जवाब, और कभी कभी अगर आपकी बात का जवाब उन्होंने नहीं दिया तो ये बस सोचिए कभी कि वो जवाब नहीं देंगे, जवाब देंगे हो सकता है 20 मिनट बाद दे आप उस बात का जवाब वो जरूर देंगे। खोज रहे हैं उन्हें उनकी सटीक जवाब। हाँ मतलब आपको लाजवाब करना है।
इसलिए ये बात हम लोग हमेशा जानते रहे कि फिराक साहब एक ऐसी स्मृति है जिन्हें हम भूल नहीं सकते, अविस्मरणीय है हमारे लिए, क्योंकि वो एक समय का हिस्सा है जी। एक पूरा समय जो है फिराक साहब के साथ जो बीता है वो उसका बहुत बड़ा अहम हिस्सा है। हमें कभी नहीं लगा कि फिराक साहब स्वभाव से गुस्सा करते हैं, नाराज होते हैं, किसी को छोटा समझते हैं, किसी को बड़ा समझते हैं। परसाई जी आए थे जबलपुर से, जी 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 जी। परसाई जी जबलपुर से आए थे, तो हम लोगों से मिलने के लिए यहाँ चले आए। हम लोग माया प्रेस पे काम करते हैं, अमर खान जी से मिलने के लिए। अमर खान जी ने उनसे कहा, अमर खान जी से कहा उन्होंने कि जो है हम फिराक साहब से मिलना चाहते हैं, कहीं भाई वक्त से पहुंच जाएंगे तो आपसे बात कर लेंगे वो। आपको उनका वक्त ध्यान देना होगा, वो पाबंद थे वक्त। हाँ, आपके वक्त की वो परवाह नहीं करेंगे। ठीक, रात 7:30 बजे 8 बजे परसाई जी उनके घर पहुंचे, दरवाजा खटखटाया, अंदर उनके साथ रहते रमेश द्विवेदी जी थे। जी। किस सन की बात है ये 70 से ऊपर की बात है, जी। 70-75 के आसपास की। जी। तो वो पहुंचे, जा करके उन्होंने अंदर बताया कि फिराक साहब परसाई जी आए हुए हैं, तो खामोश हो गए। और जब उनसे कहा कि बुलाइए उनको, तशरीफ लाए, आए, कहने बैठिए। जी। बोले मियाँ आ तो गए हो, लेकिन ये वक्त बात करने का नहीं है मेरे, आप देख रहे होंगे, है ना। उन्होंने इशारा करके बताया कि ये देखिए मेरा गिलास बन गया है जी। है ना। तो ये समय जो है मेरे किसी से बात करने का समय नहीं, जी। इसलिए अच्छा ये होगा कि आप सुबह तशरीफ लाएं, जी। हम सुबह आपसे बात करेंगे। इस समय आप जो भी बात करेंगे वो फिराक साहब से नहीं करेंगे। मुझे सर इस बात पे जोश की एक रुबाई और अब्दुल हमीद अदम का एक शेर दोनों एक साथ याद आ रहे हैं। हाँ। मैं कौन सी सुनाऊं आपको? हाँ, जो कोई सुनाइए। चलिए मैं रुबाई सुनाता हूँ। इस वक्त सुबह बात नहीं हो सकती, तौहीन खराबात नहीं हो सकती, मुजरे के लिए आए हैं जिब्रील अमीन, कह दो कि मुलाकात नहीं हो सकती। जी। अच्छा है जी। हाँ, तो ये मुझे एकदम से याद आ गया। तो वो आए थे, परसाई जी बैठे थे। हाँ। और उन्होंने कहा कि अभी बात नहीं हो सकती, तो क्या वापस कर दिए? नहीं। अच्छा। परसाई जी ने उस शख्सियत की जो है का बात सम्मान किया। उन्होंने कहा कि नहीं मैं समझ रहा हूँ, सबको समझ रहा हूँ, है ना, मैं कल आता हूँ आपके पास बैठूंगा और मैं भी फिराक साहब से बात करना चाहता हूँ। इस समय पता नहीं आप कितने % फिराक साहब हैं, इसलिए जो है मैं कल आता हूँ। दूसरे दिन गए वो, और दूसरे दिन जाकर के उन्होंने फिराक साहब से बात की। अच्छा, रामजी राज जी ने लिखा है कि उनकी जो किताब है उसमें लिखा है कि वो भगा दिए थे उनको। वो बोले कि मैं हरि सिंह परसाई हिंदी का अदना कवि। तो ने कहा हाँ वो तो शक्ल से लग रहा है। नहीं, एकदम नहीं। और लिखा है वो उनकी फितरत नहीं थी, वो कभी ऐसा नहीं करते थे। जी। कभी ऐसा उन्होंने नहीं किया। जी जी जी। भगा देना तो उनके फलसफे में नहीं था, किसी को भी। जी जी। हाँ, किसी को भी नहीं। अफवाहें ज्यादा हैं, लोगों ने बढ़ा चढ़ा करके उसको कहा। हाँ, आप उम्मीद करते हैं कि इतना बड़ा शख्सियत इतनी बड़ी बात करेगा। और उनके सामने जो बैठा हुआ था परसाई जी, छोटे मोटे, वो हल्के व्यक्ति थोड़ी है। आज भी उनके टक्कर का कोई नहीं। इतनी तहजीब तो उनके अंदर थी। वो जानते थे कि किससे कैसे बात करना है हमें। जी जी जी। हाँ, हरि सिंह परसाई वो तो नहीं भगाएंगे, है ना। आपको यकीन नहीं होगा इस बात पर। मुझे भी नहीं हुआ था, पर वही मैं पूछूंगा उनसे कि आप वो जो लिखे हैं तो क्या कहते हैं उस पे। फिराक साहब की महफिल में बैठने की योग्यता क्या थी? हर इंसान के यहाँ जैसे बैठने की योग्यता होती है। नहीं, बहुत बहुत बढ़िया सवाल है। ये सवाल आमतौर पर लोग पूछते नहीं है कि अमुक व्यक्ति के साथ बैठने की क्या योग्यता होनी चाहिए। जी। और फिराक साहब के साथ बैठने के लिए सबसे पहली बड़ी शर्त थी कि आप लिखने पढ़ने वाले व्यक्ति हो। जी 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 जी। वो किसी भी ऐसे व्यक्ति को बर्दाश्त नहीं कर पाते थे जिसके पास जरा सी भी नॉलेज नहीं है, या जो फिराक साहब को समझ ही नहीं सकता। इसीलिए फिराक साहब जब कभी भी किसी से मिलते थे तो बैठने के 5 मिनट के अंदर अंदर ये सवाल उससे जरूर पूछते थे
कि मियाँ आपने हमारे बारे में क्या पढ़ा। अच्छा जी, आप मिलने आए। खासतौर से इंटरव्यू करने के लिए जो उनका कोई जाता था जी। तो वो उससे जरूर पूछते थे कि मियाँ आप मेरे बारे में क्या पढ़कर आए हैं, जी जी क्या क्या पढ़ा आपने, क्या जाना उससे आपने। जी जी। और अगर उन्हें मालूम पड़ जाए कि ये तो ठीक नहीं है, कैपेबिलिटी नहीं है जी। दूसरा ये कि वो उर्दू के लफ्जों का तलफ्फुज बहुत सही चाहते थे। जी जी जी। आपने गलत उर्दू बोली तो समझिए कि आपने नाराज करना शुरू कर दिया उन्हें। जी वो किसी भी भाषा के किसी भी लफ्ज को का गलत उच्चारण नहीं चाहते थे, वो खुद बहुत सही लफ्जों का उच्चारण करते थे, तलफ्फुज था उनका। जी तो ये इसकी पहली शर्त थी। जी। एक महिला आई, उन्होंने कहा कि मैं भी गजल कहती हूं। तो उन्होंने कहा कि सुनाइए, कुछ शेर सुनाइए। तो उन्होंने कहा कि तो हुजूर गजल सुनियो। फिराक साहब ने कहा बस 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 हो गया, मैंने सुन लिया और आपने सुना दिया। आपने सुना दिया। अब मैं गजल के साथ इतनी जो है अत्याचार में महसूस वो नहीं कर सकता, बर्दाश्त नहीं करता, इसलिए अब आप इसे रहने दीजिए। जी जी। एक और बहुत अच्छी बात उनके बारे में कहा जाता है जी कि एक युवा आया, उसने कहा कि सर मैं भी कुछ शेर कहता हूं। उन्होंने कहा अच्छा तो कितने शेर कहते हो? बोले दिन भर में 10-15 शेर तो कह ही लेता हूं। जी। कहन बेटा 15 दिन पहले मैंने एक शेर कहा था, वो आज तक मेरे गले नहीं उतरा है, मैं आज भी उस पर काम कर रहा हूँ। तुम 15 शेर एक दिन में कह रहे हो? अच्छा अच्छा चलिए कोई बात नहीं, सुनाओ मियाँ सुनाओ। ऐसे सुन लेते थे? हाँ सुनाओ। तो उन्होंने कहा कि रात भर शबनम गिरी। तो फिराक साहब ने कहा कि शबनम, ये शबनम क्या होता है? कहीं ना आप शबनम नहीं जानते? ओस 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 सॉरी ओश कहा उन्होंने। ओश ओश ओश। जी जी जी। फिराक साहब ने कहा कि भाई आपके अशार मैं नहीं सुन पाऊंगा, मेरे लिए बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है सुन पाना, है ना? जी जी। तलफ्फुज को लेकर के वो बहुत कॉन्शियस थे। अगर आपके अशार अच्छे नहीं हैं जी। मीना कुमारी का एलपी लेकर के HMV वाले उनके घर आए जी। कहा कि आप मीना कुमारी की गजलों को सुनिए और उसके बाद चंद लाइनें बोल दीजिए तो मैं इसके ऊपर, इसके जैकेट पर मैं उसको छापना चाहूंगा, शाया करूंगा उसको। जी जी। फिराक साहब ने कहा सुन भाई। तुरंत उन्होंने वही भोपू वाला उस समय प्रोग्राम होता था, उसको जब लगा वगा दिया, फिराक साहब को गजल सुनवाई। एक गजल सुन ली। फिराक साहब ने कहा कि इसने और भी लिखी है। कहा साहब इसने बहुत लिखी है, एक और सुन लीजिए आप। ठीक है एक और सुनाइए। इसके बाद फिराक साहब खामोश हो गए, जवाब ढूंढने लगे। ये इनका बहुत पुरानी आदत थी, फौरन रिएक्ट नहीं करते थे, खामोश हो गए। अब वो बैठे इंतजार कर रहे हैं कि 10 मिनट हो गया अभी तक बोले नहीं फिराक साहब कुछ, क्या हम इस पे छापेंगे क्या? जी। तो उन्होंने कहा कि बताइए हुजूर कैसी लगी आपको मीना कुमारी की गजल? कैसी लगी जी? कहन भाई देखो ये जो गजलें हैं ये खराब उर्दू में लिखी गई हैं। खराब उर्दू में लिखी गई हैं, गलत उर्दू में लिखी गई हैं जी, खराब उर्दू में। अब वो घबरा गए कि ये कैसे छाप दे कि फिराक साहब ने कहा है कि ये खराब उर्दू में लिखी गई है, गलत उर्दू में लिखी गई है। लेकिन 30 सेकंड के बाद फिराक साहब ने कहा कि लेकिन इस शायरा ने जो बातें कही हैं वो गलत उर्दू में ही कही जा सकती है। ओह क्या बात है। बोले वो गलत उर्दू में ही कही जा सकती है, इसका और कोई
रास्ता नहीं है। क्या बात है। वो छपा, जब जैकेट आया उस जैकेट के ऊपर लिखा था कि फिराक साहब ने कहा है कि ये गलत उर्दू है, ये है। मीना कुमारी ने उसको सर माथे लगाया कि भाई फिराक साहब कह रहे हैं। हाँ। हल्की बात है क्या? इतना कह दिया बहुत है। बहुत है, इतना बोल दिए जी। तो ये लेवल था उनका, जी जी। है ना। और आप विश्वास कीजिए, स्वभाव से वो एकदम इतने अच्छे व्यक्ति थे, हमने तो उनको गुस्सा होते हुए नहीं देखा। अब लोग उनके बारे में तरह तरह की बातें करते हैं, है ना। वो डांटते थे जरूर, डांटना उनका होता था जी जी। गुस्सा किसी से नहीं होते थे, डांट देते थे। जी जी। हमें वहां कहाँ बैठ गए मियाँ, तुम यहाँ आके बैठो मेरे पास, ये इस तरह से डांट तो आपको पड़ेगी, उनकी जी जी मिलती रहेगी, है ना। फिराक साहब जब मैं गया उनके यहाँ, तो मुझसे जो है अनीता ने वहां जा करके कह दिया कि ये है अजामिल जी, ये भी कुछ लिखते हैं। अच्छा। अरे फिराक साहब के सामने कोई कहते कि ये लिखते हैं तो सूरज है वो, हाइड्रोजन पावर हाउस है वो। तो फिराक साहब वो अनीता से करा, बोले जाके लौंडों में कहो कि ये लिखते हैं। क्या लिखते हो मियाँ तुम? हम भी हमारे ऊपर बिगड़ गए, कहा क्या लिखते हो तुम? सुनाओ जरा। नहीं सुनाओ जरा। सुनाओ भी नहीं सुनाओ नहीं जी। अरे वो सुनाओ जिसको कहते हैं उसका भाग्य है। तो नहीं, क्या बात है ना। जी जी जी। डांट खाई, अनीता भी डांट खाई, हम भी डांट खाए, सब लोग हम लोग बैठे हुए थे। तो मेरा हम लोग आदि भी हो गए थे इसके, हमें लोगों को मालूम था कि हाँ। ये फिराक साहब खुद ही कहते हैं कि फिराक की गाली फकीर की गाली। हाँ। एक शेर है फिराक साहब का कि जची तुली मीजान नजर है, क्या मजाल जो फर्क पड़े, आंखों आंखों में दिलों को वो रत्ती रत्ती तोले हैं। हाँ, वो खुद ही तोल रहे थे। ये तो सच बात है कि वो रत्ती रत्ती, आप बैठते ही आपको तोल लेते हैं। ये रत्ती रत्ती का इस्तेमाल कितना अच्छा है सर। हाँ, रत्ती रत्ती, इसका प्रयोग देखिए कितना अच्छा है। रत्ती रत्ती तोले ने, क्योंकि सोनार जो है रत्ती के भाव में रत्ती रत्ती तोले है। मैं ये पूछना चाह रहा, आप कुछ कह रहे हैं सर? कि नहीं, हम ये कह रहे थे कि एक बार उनका नौकर आ गया, जिस समय जो है वो बैठे हम लोग सब बातचीत कर रहे थे, तो उनका नौकर आया, आदाब किया, आपका बोला कि हुजूर शक्कर लानी है। बोले कितनी शक्कर लाओगे? बोले वो 3 किलो लेता हूँगा जी। बोले उससे क्या होगा? बोले 3 किलो में अपना महीने भर का काम चल जाता है। बोले नहीं, 5 किलो इसलिए कह रहा हूं, 2 किलो तुम चुराओगे भी तो। तुम चोरी भी तो करोगे। उसके बाद तकिया के नीचे से वो निकाला रुपया और उनको जो है दिया अपने नौकर को। अच्छा, तकिया जो है वो नौकर बाहर जाके हंस रहा था, कहें ये सब हमका यही सुनावत है, हमका यही सुनावत है, और पैसा ज्यादा देते हैं। अच्छा, कहीं पैसा हमको ज्यादा नहीं है। अच्छा, ये उनकी, मैं उनके व्यक्तित्व की छाया में बता रहा हूँ कि कितने मीठे थे, अंदर थे जी। उनके यहाँ एक नौकरानी काम करती थी, उसका नाम सुंदर सा नाम था, नाम से कभी नहीं पुकारा उसको, औरत कहते थे। ए औरत, ए औरत, ए औरत। अरे और जितनी बार कहते थे उतनी बार मुस्कुराते थे। सिगरेट पी रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। छेड़खानी करते थे वो, है ना। बड़ा सम्मान करे उसका, वो कभी छोड़ के नहीं गई उनको। कमाल। जी जी जी। हाँ, ये किस सन की बात है पूछ रहे हैं? मैं आपको बताया ना कि ये जो है बातचीत हुई है 75 से लेकर के 80 के बीच में। 75 से 80 के बीच की बातें सारी, क्योंकि उस समय आप आते जाते रहे होंगे। जी, हम लोग सब उसी समय भी गए हैं। क्या छात्रों में अपने वो भेदभाव करते थे, और छात्रों में भी क्या लड़की और लड़कों में, मतलब विद्यार्थी और विद्यार्थिनी में कोई अंतर, या लड़के में अंतर, इस तरह से कोई भेदभाव कभी उन्हें आपको दिखा? इस बारे में हमने कभी सुना तो नहीं जी, कभी नहीं सुना, लेकिन ये है कि मुझे नहीं लगता कि उनका जैसा आदमी इस तरह से सोचेगा। उनके पास इस तरह से सोचने का वक्त ही नहीं था। वक्त नहीं, जी जी, वक्त ही नहीं था। वो इस तरह इस लेवल पर आकर कभी नहीं सोचते थे। जी 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 जी, है ना। वो उन्होंने अशकती को भले ही कुछ कह दिया हो, अच्छा, है ना, लेकिन छात्रों को कभी मैंने नहीं सुना कुछ कहा हो।
क्या कहा आज? हाँ, ये कहा हो तुम हिंदू हो, तुम मुस्लिम हो, तुम दलित हो, जी जी, इस तरह की बात भी कभी भेदभाव और जाति को लेकर। नहीं नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, जी, कभी नहीं, बिल्कुल नहीं। अश्क जी को अरे क्या इस कहा मामले सर? में हीरा भी थे, है ना। वो थोड़ा सा बताइए, अश्क जी को क्या कहें? अश्क जी जो है वो जरूर उनके ऊपर गलत सलत टिप्पणियां करते रहते थे, जी जी है ना। अच्छा, अश्क जी भी शरारती थे। जी जी जी। वो जितने शरारती थे उससे ज्यादा शरारती बनने की कोशिश अश्क जी करते थे। अच्छा अच्छा अच्छा। तो अश्क जी ने किसी से कहा कि फिराक साहब के पास बैठना तो जैसे कमोड के पास बैठना है। अरे बाप रे, किसी ने जा करके जो है फिराक साहब को बता दिया, बता दिया उनको हुजूर को बताया कि फिर? वो कह रहे थे कि फिराक साहब के साथ बैठना तो कमोड कमोड के साथ बैठना है जी। बगल में रखना। अब फिराक साहब की तरह वो देखिए, उन्होंने कोई बदतमीजी नहीं की, पलट के कोई वैसा जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा भाई अश्क जी को पता नहीं ऐसा क्यों लगा, जी। इकबाल साहब को तो नहीं लगा। ऐसे ही बोले, अरे इकबाल साहब को तो ये बात कभी नहीं लगी। जी 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 जी। इकबाल यानी हाँ। आए होंगे, मिले होंगे जरूर। और बड़े बड़े शायरों से तो कोई जी, ने कभी इस तरह की शिकायत दोस्ती नहीं थे की। जो जो हाँ हाँ, जी 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 इतने इन लोगों ने तो कभी शिकायत नहीं की। जी जी तो वो ऐसे ही उन्होंने जवाब दे दिया, कुछ नहीं। जी। ऐसे वो इस तरह का जवाब नहीं देते थे, है ना। जैसे जब ज्ञानपीठ लेने गए थे जी तो बैठे बोल रहे थे, तो किसी ने आकर कहा कि आप जल्दी से खत्म कर दीजिए हुजूर। अच्छा। हाँ, आप इंदिरा गांधी आ गई हैं, इंदिरा जी आ गई हैं। तो ऐसे मुड़े बोल के कहा कि भाई आ गई हैं तो उनसे कहें कि तशरीफ रखें, अभी फिराक बोल रहे हैं। अबे फिराक बोल रहे हाँ, उनको बता दीजिए कि फिराक बोल रहे हैं। हैं। कुछ एक शेर भी है इनका कि हाँ ध्यान से सुनना, ये सदी बोल रही है। फिराक बोल रहे हैं। फिराक साहब बोल ये जैसे ही इंदिरा जी को पता चला तो इंदिरा जी उनके पास आके खड़ी हो गई, कहने कि आपका जब तक मन हो तब तक बोलिए, है ना। मैं मना नहीं कर रही हूँ, मैं सुनूंगी, मैं आपको सुनने आई हूँ। बेटी मानते थे उनको, उनको तो बेटी मानते थे हाँ। इंदिरा जी को। जी जी। उनके लिए प्रधानमंत्री थोड़ी थी वो, बिटिया थी, खिलाए थे गोद में। जी और एक मैं इसी संदर्भ में, नहीं तो मैं भूल जाऊंगा, एक बहुत बढ़िया किस्सा है जी कि करीब 200-250 गुले नगमा ला करके उनके कमरे में रख दी गई दिल्ली में। अच्छा। और उनसे कहा गया कि सब पर आप अपना ऑटोग्राफ दे दीजिए। जी उसके बाद वो अफसर चले गए जो किताबें रख करके। जी। फिराक साहब ने कहा कि मियाँ 1 लाख रुपया मिला है, मैं केवल एक दस्तखत करूंगा। उससे ज्यादा दस्तखत मैं नहीं करूंगा। उसके बाद उन्होंने कहा रवीश जी जी आप बैठ जाइए, इसके ऊपर सब पर फिराक गोरखपुरी लिख डालिए। और वो बैठे, उन्होंने लिख दिया फिराक गोरखपुरी। कमाल। सब पे कहा, जाओ दो ले जाओ। हाँ, बोले मैं एक ही हस्ताक्षर करूंगा, हाँ। वो भी बैंक में। अच्छा, मैंने तो ये भी सुना है कि बैंक में कभी साइन नहीं, परंतु सिर्फ नाम लिख देते थे हाँ, और उसी से पैसा निकल जाता था। ये बहुत नाराज हो गए थे जब ये 1 लाख रुपया लेकर के आए। तो इनसे 2 बड़े महत्वपूर्ण सवाल पूछे गए। एक तो बैंक में गए, दूसरे ही दिन उन्होंने बैंक में लो चेक लगा दिया, रख लो। कैश। कैश दो। हाँ, उस समय के बैंक में 1 लाख रुपया होना बड़ा मुश्किल होता बड़ी था। बात जी। तो उन्होंने कहा कि हम इंतजाम करते हैं आपके लिए। बोले आप इंतजाम करेंगे, कैसा बैंक है भाई। बोले अच्छा आप तशरीफ रखिए, हम मंगवाते हैं आपके लिए पैसा। बोले आप तशरीफ नहीं रखेंगे, आप भिजवा दीजिए हमारा पैसा। और वही पीछे रहते थे वो, बोले हमारे आप घर भिजवा दीजिए, है ना। ये लीजिए, कहाँ लिखना है मुझे, दस्तखत कहाँ करना, दस्तखत किया, चले गए। 1 लाख रुपया उनके घर पहुंच गया। घर पहुंच गया। उनसे किसी ने पूछा कि 1 लाख रुपया मिला है आपको, अब आप क्या करेंगे आप। जी। बोले 40,000 रुपए की तो मैं मोटर खरीदूंगा, अच्छा। मोटर से आऊंगा जाऊंगा। उस समय कार नहीं कहते थे, मोटर मोटर कहते थे जी। तो मोटर से आना जाना होगा मेरा। जी। और बोला बाकी पैसे का क्या होगा।
60,000 का। बोले कर्जा वर्जा है वो सब चुका तब करेंगे, कुछ कर्जा वर्जा है हमारे ऊपर, जी, जी। वो सब दे दे के छुट्टी करूंगा। फिर मोटर खरीदे थे? हैं? मोटर खरीदे थे? मोटर खरीदा था। अच्छा, खरीदा था। हाँ खरीदा था। कमाल है। जब होता कॉफी हाउस वो मोटर से ही आते थे। वाह, कॉफी हाउस अपने मोटर से आते थे, आकर मोटर खड़ी रहती थी, उसमें बैठे चले गए। तो ये भी मैं नहीं जानता था कि मोटर भी खरीदे थे। हाँ मोटर खरीदा था क्योंकि उन्होंने। ये जिक्र ही नहीं है किसी किताब उताब में। हाँ ये आप ही बताएं, ये मोटर भी मोटर खरीदे लिया थे। था उन्होंने, 40,000 की मोटर लिया था। उस वक्त में हाँ, हाँ। यही रेट होगा जी जी जी। भाई मोटर भी खरीदे थे जी। दिनचर्या क्या थी इनकी? उठना जागना सोना क्या था इनका? नींद में तो हर समय रहते थे। अच्छा अगर मुझसे पूछे तो मैं ये कहूंगा कि हम लोग अगर उनके पास 2 घंटे बैठे हैं तो उन्होंने बीच में झपकियां कई मार ली। अच्छा जब झपकी में जाते थे तो हम लोग बैठे रहते थे, हम जानते थे कि अभी थोड़ी देर में उठ जाएंगे, लौट आएंगे। उठ जाए ऐसे कोई योगी ध्यान में गया और फिर लौट रहा है, फिर ध्यान में जा रहा है, फिर लौट रहा है। उनका यही रहता था कि जो है वो झपकी मारते रहते थे, लेकिन सिगरेट थी जो उन्हें बार बार वापस ले आती थी। अच्छा अच्छा। वो यादों का बहुत बड़ा जखीरा हो गए अपनी जिंदगी में ही। जी जी। इतने लोगों से मिले, इतने बड़े बड़े लोगों से उनकी मुलाकात हुई, इतनी अच्छी शायरी उन्होंने पढ़ी, इतनी अच्छी किताबें उन्होंने पढ़ी, जी अनडाउटली है ना। एक दिन ऐसे ही हम लोगों ने पूछ दिया कि फराक साहब, तुलसीदास को आप अपने बराबर मानते हैं? जी। तो उन्होंने कहा कि ये कैसा सवाल है, तुलसीदास से 1000 किलोमीटर दूर है फराक साहब, 1000 किलोमीटर दूर है। जी जी जी। कहीं खड़े नहीं हो सकते उनके सामने, वो इतने बड़े कवि हैं। जी जी। और उसके बाद फिर रामायण वगैरह के बारे में उन्होंने जो चर्चा की, राम के बारे में हम लोगों से बात किया, औरतों के बारे में उन्होंने उनका जो स्त्री विमर्श था वो बड़ा साफ, बड़ा क्लियर था। जी। और हमारे मन में एक सवाल बार बार उठता था कि स्त्री विमर्श में अगर आप इतने क्लियर हैं, इतने साफ सुथरे थे, इतना न्याय था आपके मन में, तो आपने अपनी पत्नी के साथ अन्याय क्यों किया? जी जी जी। और एक दिन अनीता ने उनसे ये सवाल पूछा बहुत हिम्मत करके, अच्छा, कि फिर ऐसा क्यों हो गया, आपने क्यों छोड़ दिया उनको? जी जी। बोले किसी दिन बताएंगे हम आपको। उसके 2-4 दिन के बाद उन्होंने कहा कि मैं सब कुछ स्वीकार कर सकता हूं, मुझे भदेसपन पसंद नहीं है। जी जी। आपको इस योग्य बनना पड़ेगा कि आप फराक साहब के साथ बैठ रहे हैं। जी जी। अगर योग्यता नहीं होगी तो हम भगा देंगे। हम ही 4 लोगों में से हमारी एक मित्र थी शशि जैन, जी जी। उनसे फराक साहब ने कहा कि देखो भाई, मैं सबकी अंग्रेजी पर भरोसा नहीं कर सकता, लेकिन तुम अंग्रेजी बोलती हो तो मुझे लगता है कि सही बोलती हो। अरे वाह। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें डिक्टेशन दे दूंगा, मैं अपनी बायोग्राफी लिखाना चाहता हूँ। जी। हम लोगों के दिन भी बहुत अच्छे नहीं थे, ऐसे ही दिन थे जैसे आप लोग। आप तो देखिए हाँ, हमारे पास कोई लाइट जल कोई टेप रिकॉर्डर नहीं था जी कि हम उनको रिकॉर्ड कर लेते, जी, है ना। जिनसे कहा था उन्होंने, वो बैंक की नौकरी में थी, उनके पास समय नहीं था। लेकिन जाते जाते वो इस संसार से चली गई, लेकिन जाते जाते बहुत पछता रही थी कि काश कि उन्होंने बायोग्राफी, उनकी बायोग्राफी वो बोल रहे थे वो लिख लेती। जी। और लिख लेती तो शायद अपनी जिंदगी में वो सबसे अच्छा काम करके जाते। तो ये सारे जो है, जो हम लोग उनके साथ बैठते थे, तो ये सारी चीजें हमें वहीं से मिलती थी। जी जी जी। फोटोग्राफी में उनको पता नहीं कैसे आभास हो जाता था, और वो कोई बहुत खूबसूरत पोज देते थे। जी जी जी। पोज देते समय अपने हाथों का बहुत अच्छा इस्तेमाल करते थे। अच्छा। हाथ एक ऐसी चीज है ना जी, जो फोटोग्राफर के लिए बहुत बड़ी चीज होती है। वो सिखाता है कि आप इसका इस्तेमाल करें। आज मालवी जी, यश मालवी जी भी पोज दे रहे थे, ऐसे करके हाथ पे ऐसे करके दिए पोज। जी जी। तो फराक साहब को इस बात का बहुत जबरदस्त आइडिया था। जी। अगर मेरे पास कोई कैमरा बहुत अच्छा नहीं था, रशियन कैमरा था,
और ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म मैंने की थी उनकी, तो मैं इधर से उधर घूमता था जब जब कभी भी उनको करने के लिए कि यहाँ से ये पोज मुझे बहुत अच्छा मिल जाएगा, तो फिराक साहब को एहसास होता था तो वो अच्छा पोज देते थे। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, मैंने 70 तस्वीरें करीब उनकी उतारी थी जी। 70 तस्वीरें उतारी थी, और वो 70 तरह की तस्वीरें हैं। कमाल है। सिगरेट पीने की इनकी एक एक अदा मैंने उतारी थी। तो क्या हम लोग को देखने को मिल जाएगा? मिल जाएगा। नेगेटिव हमारे पास होगा, कहीं पड़ा होगा। अरे हाँ, ऐसे सिगरेट लगा करके और आपसे बात करते रहे और सिगरेट हिलती रहे, वो बात करते रहे। वो जमाना होता है, आज का वक्त होता है, तो आप इतने वीडियोस उनके बनाते हैं कि आप अरे और आपकी तबीयत, आप सबसे अमीर आदमी होते हैं। जी 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 है ना। जी जी जी। उसके बाद फिर वो हमारा तो हमारी कुछ तस्वीरें गई थी मैगजीन में से, सारिका भी छपी थी, कुछ तस्वीरें छपी थी, एक दो इंडिया टुडे ने छापी थी। अच्छा अच्छा अच्छा। जी जी जी। तो इस तरीके से वो हमने शेयर किया था सब जी सोशल मीडिया पर, तो उस जमाने में मीडिया पर सोशल मीडिया नहीं, सोशल मीडिया पर कहा किया था। हाँ, जी हाँ, जी। मीडिया पर। तो बहुत बात का है। हाँ, सोशल मीडिया पर तो बाद में किया था, अभी कुछ साल पहले। अच्छा, आपने किया था? हाँ, करीब 5-7 साल पहले। अच्छा, उसमें फोटोज पड़ी हैं? उसमें होंगी, जरूर पड़ेगा जी, खोजना मिलेगा पड़ेगा। हाँ। जी 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 जी। अच्छा, सही ये बताएं कि इतना सिगरेट पीते थे, तो आप लोगों से नहीं कहे कभी कि सिगरेट लेते आना 2-4 मेरे लिए? नहीं। अच्छा, नहीं हुआ है? नहीं, छात्रों का पैसा नहीं खर्च करवाते थे? नहीं, और सिगरेट के लिए तो खासकर नहीं, उन्होंने कभी नहीं। एक बार ऐसा हुआ कि वो सिगरेट पीने की तैयारी कर रहे थे, सिगरेट विगरेट निकाली, सिगरेट जब निकालते थे तो उनका हाथ कांपता था। अच्छा। तो वो सिगरेट ऐसे निकाल करके बमुश्किल तमाम होठ पे रखते थे। जी। होठ पर रखने के बाद फिर माचिस ढूंढते थे बिस्तर के ऊपर। तो शशि जी बैठी थी, शशि जी ने तुरंत जो है माचिस मिल गई, जी जी। उन्होंने उठाया, उसको जलाया और फिराक साहब के पास ले गई कि जला लीजिए, सिगरेट जला लीजिए। तो फिराक साहब ने जो है वो सिगरेट पकड़ करके उसको जला लिया। जी। उसके बाद बोले कि हालांकि मैं किसी से ऐसा करवाता नहीं हूँ, मुझे पसंद नहीं है कि कोई मेरी सिगरेट जलाए, मेरी सिगरेट जलाए, लेकिन आप इस लायक हैं, वही योग्यता आपके अंदर जी वो तहजीब है। जी जी। मैं आपका शुक्रिया करता हूँ, मैं आपका बहुत शुक्रिया करता हूँ। जी जी। बहुत ये करना चाहिए। मुझे माचिस मिल नहीं रही थी, आपको मिल गई। जी जी। तो उस समय मैंने फोटो किया था उसकी। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, अनीता तो बिल्कुल उसके समझिए सिरहाने बैठी हुई है जी। वो तस्वीर अनीता के साथ की भी है। अनीता सिरहाने बैठी है, शशि जी बैठी है। लेकिन आप एक अनुभवहीन पत्रकार, फोटो पत्रकार से बात कर रहे हैं। उस जमाने में जो कैमरा था उसमें हमारे पास न लेंसेस थे, बस वही नॉर्मल लेंस होता था, उसी से ही उतारते थे जो भी था। लेकिन ये कि हमें अपॉर्चुनिटी जरूर मिली, बहुमूल्य था। बहुत बड़े बड़े लोगों की फोटो करने का सौभाग्य मिला। इतने महंगे कैमरे हैं, लेकिन हाँ, वो फिराक साहब को नहीं पा सकते। हाँ, फिराक साहब को नहीं मिला उन्हें। सदियों सदियों ढूंढो के मर। फिर मैंने जो दूसरा कैमरा मुझे मेरे पास आया था, उस कैमरे से जयप्रकाश नारायण की फोटो उतारी गई थी। अच्छा जी जी जी। और वो मैंने सेकंड हैंड कैमरा लिया था, 1000 रुपए का। जी। 1000 का था, वो मुझे लेंस भी दे गया था। किस जमाने की बात है? वही मैं बता रहा हूँ, 70 से 80 एमए में पढ़ रहा था। जी एमए में था। जी 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 जी। तो उस समय ये सब चीजें मैंने ले ली थी, वो बाद में बहुत काम आई। पंत जी की फोटो भी उतारी। अच्छा, पंत जी उतारी। महादेवी जी की भी उतारी तस्वीरें। जी जी। है ना। उस समय जो भी लोग आते थे तो मैं कैमरे के साथ जाता था कार्यक्रमों में। फिराक साहब की ये बात बड़ी खूबसूरत थी जी कि उन्हें तस्वीरें उतरवाने का शौक पैदा कर दिया था हम लोगों ने। अच्छा। हाँ जी। एक बार वो ऑमलेट वो खा रहे थे, ऑमलेट नहीं, वो क्या कहते हैं उसको, जो अंडे को फोड़ करके बनता है। भुजिया? नहीं, भुजिया नहीं, कुछ और था। है नहीं, ऑमलेट तो बोल रहे हैं सर। वो उनके गाल में सब जगह लग गया था। हाफ फ्राई। हाफ फ्राई बच्चों की तरह खा रहे थे, इतना अच्छा लग रहा था कि मैं आपको बता नहीं सकता। इतना खूबसूरत लग रहा था वो जी। उनके यहाँ सब अंडा लगा हुआ है, सब लगा हुआ है, और वो चम्मच से हाथ कांप रहा है, फिर भी खा रहे हैं उसको। अच्छा, हाथ कांपने लगे थे? हाथ कांपने लगा था, हाथ कांपता था।
बाजार से आप सिगरेट जलाने में काम रहा था, हाँ। यानी बुजुर्ग हो गए थे काफी। बुजुर्ग हो गए थे, वो अपनी इस पे रख करके जी। तब शेर कहा करते एक फोटो मैंने देखा है इसमें किसी डॉक्यूमेंट्री में, तो उसमें ऐसे इस पे रख के जो है हाँ। और उस पे ऐसे लिख रहे हैं। हाँ, हाँ। फोटो आप ही हो सकता है खींचे हो आप। नहीं नहीं, ये मेरी फोटो नहीं है। जी। हमारे समय में तो वो बिना कपड़ों के बैठते थे। ये तो मैंने सुना है। हाँ, कपड़े के ऊपर नहीं होते थे, एक चादर पड़ी रहती थी। जी 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 लेकिन किसी ने उनको एक बार टोक दिया था जी। इसके लिए, तो उसको उसके ऊपर थोड़ा सा नाराज हुए। उससे कहा कि आप फिराक साहब से मिलने के लिए आए हैं या ये सब देखने के लिए आए हैं? सही बात है। जी जी आप तशरीफ ले जाए। जी 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 आप चले जाएं, सही बात है ना? तो ये तो बदतमीजी थी जी। ये बदतमीजी थी। कोई आदमी कैसे बैठा हुआ है, आपको इससे क्या लेना देना है? अच्छा सर, शायर के तौर पे आप कितना रेट करेंगे? शायर के तौर पे मुझे लगता है 10 में से 11 ही देना चाहिए। हाँ, शायर शायर के तौर पर तो मैं ये कहूंगा कि जितने शेड्स उनकी शायरी में है जी, बहुत कम जगहों पर है। 50,000 शेर की गजल। हाँ, जी और उनकी शायरी की सबसे खूबसूरत बात यह है कि उन्होंने दुनिया भर की शायरी की जी जी। तारीफ की। और इंसान के तौर पे और इंसान तो बहुत खूबसूरत थे। बहुत। उनके बारे में आप सोचिए, वो मशहूर हो गए, उनके ऊपर चुटकुले बनने लगे। आप इससे ज्यादा किसी के मशहूर होने की और क्या बात क्या हो सकता है? जी अच्छा, आखिर में यही सवाल है सर, मतलब अब हमारा कैमरा भी साथ नहीं दे रहा है तो आखिर में यही सवाल है कि ऐसी कुछ एक गालियां बताइए जो फिराक साहब देते थे। तो ये गाली कौन सी थी जो देते रहते थे? हम लोगों के सामने कभी गाली नहीं बकी। अच्छा, नहीं दी है? कभी नहीं बकी, कभी नहीं। तो यानी विद्यार्थियों का थोड़ा, विद्यार्थियों का ध्यान लड़कियां नहीं, कभी नहीं, मुझसे कभी गंदी बात नहीं निकाली उन्होंने। जी 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 और ये बिल्कुल गलत बात है कि वो गालियां निकालते थे। जी 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 अब उनकी खरी बात गालियों जैसी होती थी, ये बात सच है। जी। हम गमजदों की गुफ्तगू तल्ख पर न जा, हाँ, आदत बुरी सही पर तबीयत बुरी नहीं। तबीयत बुरी नहीं फिराक है, साहब ऐसा का है। आपने बहुत अच्छी बात ये कही। फिराक साहब का ही शेर वो है। तबीयत बुरी नहीं है उनकी, बात बिल्कुल सच बात है। जी, आदत बुरी सही पर तबीयत हाँ, बुरी नहीं। हाँ, जी हाँ, बर्दाश्त कर रहे हैं, कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, नहीं कर रहे। जी खरी बात कहते थे। जी आखिरी एक वो करके मैं इसको खत्म करता हूँ जी 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 सर। कि मुशायरा होने वाला था SBI में, जी तो उनको बुलाने के लिए लोग आए। तो पूछा कि फराक साहब, आपका मेहनताना कितना होगा इसका? जी तो उन्होंने रमेश जी से कहा, इनको बताओ। कहा कि फराक साहब तो 5,000 रुपए देते। उस जमाने में 5,000 बहुत होते। 50,000 की होगा। 5,000 लेंगे। जी तो कहने लगे, फराक साहब हुजूर ये तो बहुत ज्यादा है, हम लोग चंदा करके ही मुशायरा कर रहे हैं। आप तो बोले, भाई 100-200 रुपए कम कर दूंगा, लेकिन फिर देशी से काम नहीं चलेगा। फिर वो अंग्रेजी चाहिए। जी 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 वो पहला मुशायरा था जी। जिसको कि फिराक साहब ने चारपाई पर बैठकर पढ़ा था। ओ जी जी। कहा चारपाई मंगवाई है, वहां पर मैं चारपाई पर लेट के पढ़ूंगा मुशायरा। लेट के वहां पर उन्होंने मुशायरा, मैं उसका चश्मदीद गवाह हूँ, मैं गया था उसमें। चारपाई पे लेट के पढ़े। हाँ। वाह वाह वाह। वहां पढ़ा उन्होंने उस मुशायरे को। और उसके बाद किसी ने कहा कि कुछ और लोगों को भी सुन लीजिए, अब आप इसे गाली भी कह सकते हैं। उन्होंने कहा कि लौंडे हैं सब। लौंडे। अब मुझे घर पहुंचाओ, मैं थक गया हूं। और एक खास बात और उस दिन हो गई। फिराक साहब ने कहा, सब लोगों ने कहा कि आपने बड़े अच्छे शेर पढ़े, उम्दा अशार कहे आपने। तो उन्होंने कहा, फिराक साहब ने, कि आज इस मुशायरे में मैंने अपना तो कुछ पढ़ा ही नहीं, सब दूसरों का था। आप बताइए, वो 5,000 रुपए लेके चले गए और दूसरों की शायरी पढ़ के चले गए। जी और आप देख लीजिए कि कैसे लोग उसको सुन रहे थे। जी। जो शेर फिराक साहब ने पढ़े वहां किसी ने सुने नहीं थे। कमाल है। अब आप समझ लीजिए वो आदमी कितनी डेप्थ थी, कितनी स्टडी थी उसकी। जी जी जी। तो ये खूबसूरती थी उनकी। मैं इसका चश्मदीद गवाह हूँ। शशि जी इसके चश्म, क्योंकि उनके ही बैंक में हो रहा था। जी। तो ये उनसे कोई पार नहीं पा सकता था। जी।
बस हमारे पास कैमरा साथ नहीं दे रहा है, नहीं तो हम और भी इंटरव्यू करते पूरा, और भी लेते वीडियोस पूरा लेते। लेकिन मैं माजरत ख़्वाह हूं इस बात के लिए, और आप सबसे मैं माफ़ी चाहता हूँ। माफ़ी क्या, हमारे पास जो जितना बजट है उसी हिसाब से हम अपना कर पा रहे हैं। और आखिर में मैं उदासी के साथ, इसी शेर के साथ यहाँ पे इंटरव्यू रोकना चाहूँगा कि अब अक्सर चुप चुप से रहे हैं, यूं ही कबूल अब खोले हैं, पहले फिराक को देखा होता, अब तो बहुत कम बोले हैं। बहुत कम बोले हैं। तो हमारे साथ हमारी टीम जुड़ी हुई है, सचिन भाई, अभिजीत भाई, और हमारे साथ सर हैं, सर आप विकास सर जुड़े हुए हैं, और अजामिल व्यास सर जुड़े हैं। और आपने हमें सुना और इतनी देर पूरा वीडियो देखा, इसके लिए बहुत शुक्रिया। और फिर जुड़ते हैं, आपसे बन पड़े तो हमें सामान खरीदने का पैसा भेज दें। बहुत धन्यवाद। उठती है जा बजा से शामों के आस्तां से, अहबाब के ज़हन से यादें फिराक के, यादें फिराक की, बातें फिराक की।